यहाँ पर हम एक कंप्लीट टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट टेस्ट के अंदर किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं वो बनते हैं, वो हम देखेंगे, और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा पास में आता है पॉइंट, वो है डैम्पिंग रेशियो वाला, यानी वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो अंडर डैम्पिंग कंडीशन में डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू क्या होगी, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले पेन लेते हैं वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो। अब ये पूछा है हमसे अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा, उसके लिए वैल्यू होगी लेस देन 1। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन देखें सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, अगर ट्रांसफ़र फंक्शन हम देखें तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो दिया जाता है सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड क्या है, डेरिवेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, जो कि स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के रूप में। अब ये जो है ये हमारा ईटा, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। तो ये डैम्पिंग रेशियो जो होता है इसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है कब, अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर। और ओमेगा एन है हमारी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, ओमेगा एन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसकी को कंपेयर करें किससे, कर्टिस इक्वेशन से। कर्टिस इक्वेशन क्या है हमारी, कर्टिस इक्वेशन है एस स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए एच स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो इससे हम अगर रूट निकालें तो रूट कैसे निकलेंगे, रूट यहाँ पर निकलेंगे माइनस ऑफ माइनस बी, यानी ओमेगा ईटा ओमेगा एन माइनस बी प्लस जीटा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस के जीटा स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ये जे ओमेगा एन है 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू, अगर रूट हम निकालें तो माइनस एल्फ़ा प्लस माइनस के जे ओमेगा डी, इस तरीके से रूट निकलेंगे। तो अल्फ़ा हमारा डैम्पिंग फैक्टर को बताएगा, ये वाला जो अल्फ़ा है ये हमारा डैम्पिंग फैक्टर को बताएगा, यानी माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। तो इसमें हम सिस्टम का अगर नेचर हम देखें, नेचर अगर हमारा जेड दिया हुआ है या जेड से डिस्क्राइब किया हुआ, अगर ईटा की वैल्यू 0 है इसका मतलब अनडैम्प्ड है। अगर ईटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है इसका मतलब हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और अगर ईटा की वैल्यू मान लीजिए 1 ही है इसका मतलब हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है। और अगर ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो ओवर डैम्प्ड सिस्टम है। तो ये चारों में से कोई भी कंडीशन पूछी जा सकती है कि सिस्टम हमारा अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है या फिर क्रिटिकली डैम्प्ड है। अगर सिस्टम की बात करें, जैसे डैम्पिंग रेशियो अगर हमारा 0 है तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट है वो कहाँ लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड है। तो सिस्टम अगर अनडैम्प्ड होगा तो डैम्पिंग रेशियो हमारा 0 होगा। और रूट्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, क्योंकि ईटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो प्लस माइनस जे ओमेगा एन एस
प्लस माइनस जे ओमेगा एन पर जाएंगे। तो रूट्स किससे जाएंगे इस प्लेन में? रूट्स इस तरीके से जाएंगे, एक रूट यहाँ हो गया, एक यूनिट यहाँ हो गया, तो ये प्लस माइनस जे ओमेगा एन पर चलेगा ये रूट। अगर हमारा सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम है तो वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा। अंडर डैम्प्ड है, ये तो हो गया अनडैम्प्ड है। अगर अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो प्रैक्टिकल सिस्टम होगा उसमें 0 से 1 के बीच में रहती है ईटा की वैल्यू, ये तो बराबर होगी या 1 के बीच में रहती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे? एच स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर रूट निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक रूट यहाँ पर आएगा, एक रूट यहाँ पर आएगा। ये होगा हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर। और अगर हमारा सिस्टम मान लीजिए क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्या है सिस्टम? क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो क्या होगा? अगर हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड की कंडीशन में डैम्पिंग रेशियो हमारा 1 के इक्वलेंट होगा। और जो हमारे रूट हैं वो होंगे माइनस ओमेगा एन, वो भी रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो माइनस ओमेगा एन किधर आएगा? जैसे यहाँ पर माइनस ओमेगा एन यहाँ पर आ गया, रियल एंड इक्वल, तो 2 हम यहाँ पर रूट दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर ओवर डैम्प्ड की बात करें तो ओवर डैम्प्ड में क्या होगा? ओवर डैम्प्ड की कंडीशन में क्रिटिकल रेशियो जो डैम्पिंग रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन मतलब कि हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन और प्लस जीटा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस माइनस के जे ओमेगा डी। तो रियल तो होंगे लेकिन एंड अनइक्वल होंगे। तो रियल एंड अनइक्वल मतलब रियल तो हैं, इधर की साइड रियल तो हैं लेकिन अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, तो वो होगा हमारा ओवर डैम्प्ड की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, कैंडेला जो है वो किसकी यूनिट मानी गई है, यानी किसका मेजरमेंट की यूनिट है कैंडेला? तो ये जो कैंडेला है ये हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज गिवन डायरेक्शन इन डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, और इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एंड मेजर्ड इन ल्यूमन स्टेरेडियन और कैंडेला। तो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस किसी भी सरफेस की, ब्राइटनेस ऑफ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन सरफेस इन गिवन डायरेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल एन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से। इन दी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, और आई अगर कैंडेला है, आई अगर कैंडेला है ऑन द एरिया ऑफ ए, देन द प्रोजेक्शन एरिया ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस अगर हम निकालें तो एल इक्वल टू क्या होगा? आई डिवाइड बाई ए कॉस थीटा। तो यूनिट ऑफ ब्राइटनेस है वो हम निकाल सकते हैं कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में, यूनिट ऑफ ब्राइटनेस। इसी तरीके से जो इल्यूमिनस होता है, इल्यूमिनस की जो यूनिट होती है वो LUX होगी, और ल्यूमिनस फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है मेजर करने की ल्यूमेन। और अगर हम बात करें पावर की यूनिट, तो पावर की यूनिट है वो वाट होती है, और वर्क और एनर्जी की जूल होती है। अगर वर्क और एनर्जी की बात करें, वर्क और एनर्जी का यूनिट होती है जूल, और पावर की बात करें तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट में पावर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखें
कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर ट्रांसफार्मर पर कर रहे हैं तो किस टाइप के लॉस उससे मेजर कर सकते हैं। कैसा टेस्ट कर रहे हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पर कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर पर कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर ट्रांसफार्मर पर कर रहे हैं तो इससे हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉसेस के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा? कॉपर लॉस के बारे में पता चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ डन बाई शॉर्टिंग वन ऑफ द वाइंडिंग टर्मिनल, यूजुअली लो वोल्टेज टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का, उसको हम शॉर्ट करते हैं। एंड अप्लाइंग ए स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस दी अदर वाइंडिंग टर्मिनल, यानी कि हाई वोल्टेज जो टर्मिनल होता है वहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, जो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है वहाँ पर तो हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और लो वोल्टेज जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे उसको? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यानी हम कह सकते हैं इट इज़ डन बाई शॉर्टिंग वन ऑफ द वाइंडिंग ऑफ टर्मिनल, यूजुअली लो वोल्टेज टर्मिनल, एंड अप्लाइंग ए स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस द अदर वाइंडिंग टर्मिनल, यानी हाई वोल्टेज टर्मिनल, बिकॉज द करंट इन हाई वोल्टेज टर्मिनल विल बी लेस, क्योंकि यहाँ पर करंट की मात्रा है हाई वोल्टेज टर्मिनल में क्या होगी? लेस होगी। इस वजह से हम उधर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं स्मॉल वोल्टेज। एंड इजी टू हैंडल, एंड यूजिंग ए वाट मीटर टू मेजर द पावर डिसिपेटेड इन दी एलवी टर्मिनल, और यहाँ पर एलवी टर्मिनल में हम एक वाट मीटर हम यूज करते हैं ताकि डिसिपेटेड पावर को मेजर कर सकें। और जैसे ही हम मेजर करेंगे वाट मीटर विल इंडिकेट दी फुल लोड कॉपर लॉस, तो वाट मीटर में जो रीडिंग होगी वो हमें बताएगा फुल लोड कॉपर लॉस के बारे में, कॉपर लॉस। तो दी फुल लोड कॉपर लॉस हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए या शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए या फिर फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर? ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि हम विदाउट लोड मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ डन बाई कीपिंग वन ऑफ द वाइंडिंग ओपन विदाउट लोड, यूजुअली हाई वोल्टेज वाइंडिंग है हम उसको ओपन कर देते हैं ट्रांसफार्मर की को। हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग होगी, जैसे ये LV है, ये HV है, तो हाई वोल्टेज को हम ओपन रख लेते हैं। एंड अप्लाइंग रेटेड वोल्टेज टू अदर वाइंडिंग, और रेटेड वोल्टेज है यहाँ पर लो वोल्टेज की साइड है, यहाँ पर हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइड रेटेड वोल्टेज अक्रॉस दी लो वाइंडिंग, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग बिकॉज इजियर टू अप्लाई रेटेड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर इजीली हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस टर्मिनल इज नो लोड करंट, और यहाँ से इस टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगी वो होगी हमारी नो लोड करंट। क्या होगी? नो लोड करंट, क्योंकि सामने कोई भी लोड नहीं है। नो लोड करंट करस्पॉन्डिंग टू दी कोर लॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सिंस दी नो लोड करंट इज़ वेरी स्मॉल इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कॉपर लॉस, तो नो लोड करंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं ये कोई भी कंट्रीब्यूशन है वो किस में नहीं देगी? कॉपर लॉस में ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। तो कोर लॉस इज सर्कुलेटेड वाई, तो यहाँ पर कम क्या कॉपर लॉस तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो कोर लॉस तो ज्ञात कर सकते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस ज्ञात कर सकते हैं। तो कोर लॉस इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द अप्लाइड वोल्टेज एंड नो लोड करंट, तो अप्लाइड वोल्टेज और नो लोड करंट को मल्टीप्लाई करके अप्लाइड वोल्टेज एंड नो लोड करंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कोर लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में किया जाता है कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर ज्ञात करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर में कोर लॉस ज्ञात करने के लिए। दूसरा नो लोड करंट ज्ञात करने के लिए। नो लोड करंट भी हम ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू मीटरिंग साइड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू मीटरिंग साइड, रेफर टू मीटरिंग साइड, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ है वो किस टाइप के मटेरियल पर अप्लाई होता है? तो बात करें हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है ये हमारा जो कॉपर इलेक्ट्रोड होती है उन्हीं पर अप्लाई होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट। फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ओम्स लॉ की अगर लिमिटेशन की बात करें तो ओम्स लॉ है हमारा वो यूनिलैटरल नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। किस पर काम नहीं करेगा? यूनिलैटरल जो नेटवर्क होते हैं उन पर काम नहीं करेगा। जैसे कि डायोड ट्रांजिस्टर अगर हैं, यूनिलैटरल हैं डायोड, ट्रांजिस्टर भी यूनिलैटरल है, तो ना तो डायोड पर काम करेगा ओम्स लॉ, ना ही ट्रांजिस्टर पर काम करेगा। ओम्स लॉ आल्सो नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट पर भी हमारा ओम्स लॉ है वो काम नहीं करता है। नॉन लीनियर एलिमेंट में हमारे किस टाइप के आ जाते हैं, यानी नॉन लीनियर एलिमेंट आर दोज विच डू नॉट हैव करंट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो ऐसे एलिमेंट को हम नॉन लीनियर एलिमेंट कहेंगे जिनमें जो करंट की वैल्यू है वो अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट की वैल्यू है चेंज होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट मीन्स द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट चेंज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जैसे कि नॉन लीनियर एलिमेंट के अगर एग्जांपल हम देखें तो नॉन लीनियर एलिमेंट का एक एग्जांपल हमारे पास में है थायरिस्टर। थायरिस्टर का जो वेवफॉर्म होगा वो नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना हो, ये हमारे पास पांचवा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना है तो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए हम किस टाइप का ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे? तो वेन ब्रिज का इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं। डब्लू आ रहा है, डब्लू मतलब 2πf, 2πf में क्या गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं तो वेन ब्रिज से मेजर कर सकते हैं। तो वेन ब्रिज इज़ प्राइमरली नॉन एज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग ब्रिज के नाम से भी वेन ब्रिज को हम जानते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 100। वेन ब्रिज जो मेजरमेंट करने का, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने का जो मेथड है वेन ब्रिज के द्वारा, उसको हम 100 हर्ट्ज से इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस अदर सर्किट्स अदर देन एसी ब्रिज सर्किट। एसी ब्रिज सर्किट के अलावा भी बहुत सारे अलग एप्लीकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ एम्प्लॉयड इन हार्मोनिक रिस्टोरेशन एनालाइजर। जो वेन ब्रिज है उसको कहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है? इसको हम यूज कर सकते हैं हार्मोनिक रिस्टोरेशन एनालाइजर में। हार्मोनिक रिस्टोरेशन एनालाइजर, तो हार्मोनिक रिस्टोरेशन एनालाइजर में हम यूज कर सकते हैं। वेयर इट इज यूज्ड एज नॉइज फिल्टर। तो हार्मोनिक रिस्टोरेशन एनालाइजर में ये वेन ब्रिज है, ये नॉइज फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है? नॉइज फिल्टर। नॉइज फिल्टर का काम करेगा एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो एक वन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग का काम करेगा। इट इज़ आल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन ऑडियो एंड HF ऑसिलेटर। वहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइस के रूप में किसका काम कर सकते हैं? वेन ब्रिज का यूज ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? ऑडियो और HF ऑसिलेटर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। HF ऑसिलेटर किसके लिए? एज ए फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइस के रूप में हम यूज कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि किसका क्या यूज है और क्यों उसका इस्तेमाल है किया जाता है। अगर कोई भी यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें डीसी ब्रिज के बारे में। डीसी ब्रिज में हम किसका यूज करेंगे। तो ब्रिज ब्रिज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीसी ब्रिज हम यूज करते हैं। डीसी ब्रिज में हम व्हीट स्टोन जो ब्रिज है, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन जो ब्रिज है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो व्हीट स्टोन ब्रिज का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉर्ले फोस्टर ब्रिज है, कॉर्ले फोस्टर कोरी फोस्टर्स, अगर कोरी फोस्टर्स ब्रिज की बात करें तो कोरी फोस्टर्स ब्रिज का भी यूज हम मीडियम डिस्टेंस मेजरमेंट में करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज की बात करें, किसकी, केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज भी हमारा क्या है, डीसी ब्रिज है। तो ये तीनों ही ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, कोरी फोस्टर ब्रिज और केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग हम वेरी लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में करते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखें लॉस ऑफ चार्ज मेथड। क्या देखते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो है इसको हम यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, लॉस ऑफ चार्ज मेथड को। उसके बाद में आता है हमारे पास में मेगर। मेगर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, मेगर ये भी डीसी ब्रिज हो गया एक तरीके से। मेगर का इस्तेमाल करते हैं हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर मेजरमेंट करना है तो मेगर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि केबल्स का रेजिस्टेंस अगर मेजरमेंट करना है तो केबल का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं। फिर है एसी ब्रिज आ जाते हैं। अब एसी ब्रिज में कौन कौन से ब्रिज आएंगे हमारे पास में। एसी ब्रिज में सबसे पहले आता है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। एसी ब्रिज में मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए ही करेंगे इसका इस्तेमाल। लेकिन ये क्यू मेजरमेंट करने के लिए सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर क्यू मेजरमेंट करने के लिए सूटेबल नहीं है। इंडक्टेंस तो मेजर कर सकते हैं। दूसरा है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बराबर दूसरा आता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है तो ये भी सिर्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट करने काम आएगा। इंडक्टेंस के साथ में ये सूटेबल है मीडियम क्यू के लिए। जो मीडियम क्यू की कॉइल है उसके लिए ये सूटेबल है, यानी क्यू की वैल्यू 1 से लेकर के 10 के बीच में हो सकती है। किसके लिए, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तीसरा है हे ब्रिज। ये हे ब्रिज भी हमारा इंडक्टेंस को मेजर करता है, लेकिन इसकी क्या खासियत है, ये हाई क्यू मेजरमेंट के लिए सूटेबल है। हाई क्यू मेजरमेंट के लिए जैसे कि क्यू की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है तब भी हम हे ब्रिज के द्वारा इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फिर है एंडरसन ब्रिज। चौथा है हमारे पास में एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज, एंडरसन जो ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज से भी हम इंडक्टेंस ही मेजर करते हैं। लेकिन 5 पॉइंट ब्रिज है, ये एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट ब्रिज है और क्यू की वैल्यू इसमें 100 से कम होगी। क्यू की वैल्यू 1 से भी कम होगी। क्या है ये, एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए 5 पॉइंट ब्रिज हम कह सकते हैं इसको। 5 पॉइंट ब्रिज एक्यूरेट है सबसे ज़्यादा,
5 पॉइंट ब्रिज एक्यूरेट और फास्ट भी है, फास्टेस्ट भी हम बोल सकते हैं, एक्यूरेट भी बोल सकते हैं। उसमें क्यू का वैल्यू 1 से लेस देन रहेगा। फिर आ जाता है हमारे पास में आउंस ब्रिज, ये भी ऐसी ब्रिज है, आउंस ब्रिज। अब आउंस ब्रिज है, इससे क्या मेजर करते हैं, आउंस ब्रिज से भी हम इंडक्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन ये लो क्यू कॉइल के लिए है, ये और लो क्यू कॉइल के लिए यूज फॉर मेजरिंग लो क्यू कॉइल। फिर उसके बाद में आता है हैव साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज। कौन सा आता है, हैव साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज। तो हैव साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए काम आएगा। इसी तरीके से कैम्पवेल मॉडिफिकेशन ऑफ हैव साइड ब्रिज, मॉडिफिकेशन ऑफ हैव साइड ब्रिज, तो कैम्पवेल मॉडिफिकेशन ऑफ हैव साइड ब्रिज कर देते हैं, तो वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस के काम आएगा, क्योंकि हैव साइड ब्रिज भी म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर कर रहा था। और डी शॉर्टी ब्रिज की बात करें, फिर डी शॉर्टी, तो डी शॉर्टी ब्रिज है, ये ब्रिज कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है, डी शॉर्टी ब्रिज, और रिलेटिव परमिटिविटी को मेजर करता है, यूज टू मेजर रिलेटिव परमिटिविटी, कौन सा, डी शॉर्टी ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद में डी शॉर्टी के बाद में आता है शेयरिंग ब्रिज। अब शेयरिंग ब्रिज है SCHERING, शेयरिंग ब्रिज है, ये भी कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट। और शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है, और ये किसके लिए काम यूज करते हैं, यूज टू मेजर रिलेटिव परमिटिविटी। और जो ड्यूसेटिव ब्रिज है, ड्यूसेटिव ब्रिज हम रिलेटिव परमिटिविटी के लिए यूज नहीं करते हैं यहाँ पर। ड्यूसेटिविटी जो ब्रिज है, ड्यूसेटिव ब्रिज ये परफेक्ट कैपेसिटर के लिए सूटेबल है, परफेक्ट कैपेसिटर के लिए ड्यूसेटिव ब्रिज। और ये शेयरिंग ब्रिज है, ये हम यूज करते हैं यूज टू मेजर रिलेटिव परमिटिविटी, वहाँ पर यूज करते हैं। फिर है वैन ब्रिज, वैन ब्रिज है, ये कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को मेजर करता है, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। और ये यहाँ कहाँ पर जनरली यूज किया जाता है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर में यूज किया जाता है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर यूज्ड एज नॉइज फिल्टर की तरह हम यूज कर सकते हैं, MNF नॉइज फिल्टर की तरह, एंड यूज्ड इन ऑडियो और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ऑडियो एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर लीकेज करंट है डायोड में, वो किसकी वजह से होती है, लीकेज करंट डायोड में मैग्नेटिक कैरियर की वजह से होती है, वो भी हम देखेंगे। लीकेज करंट इन डायोड, तो डायोड में लीकेज करंट किसकी वजह से होती है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होती है, माइनॉरिटी। तो ये हम सिंपल सा समझते हैं कि व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज। तो डायोड है ये P एंड N, P को हमने कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट, N को कर दिया पॉजिटिव से कनेक्ट, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। जब डायोड को रिवर्स कर दिया तो ये वाली जो विड्थ है, ये इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, किसकी विड्थ है, डिप्लीशन रीजन की, तो ये डिप्लीशन रीजन है, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। दिस रेस्ट्रिक्ट द करंट कैरिंग एकम्युलेशन नियर द जंक्शन, और करंट कैरियर जो होते हैं, करंट कैरियर एकम्युलेशन को नहीं बनने देगी ये। और मेजॉरिटी करंट कैरियर आर प्राइमरली नेगलेक्टेड इन द डिप्लीशन रीजन एंड हेंस द डिप्लीशन रीजन एक्ट एज ए इंसुलेटर। ये डिप्लीशन रीजन इंसुलेटर की तरह काम करने लग जाएगी अगर रिवर्स बायस में करेंगे तो। और नॉर्मली करंट कैरीज डू नॉट पास थ्रू इन इंसुलेटर, और यहाँ पर इस इंसुलेटर की तरह काम करने लग जाएगा तो ये करंट यहाँ से पास नहीं होती है इंसुलेटर से।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिवर्स बायस डायोड में सम करंट फ्लो थ्रू द डिप्लीशन रीजन, दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो डिप्लीशन रीजन में भी से भी कुछ करंट है फ्लो होती है, माइनॉरिटी करंट, करंट कैरियर करंट। कौन सी करंट? माइनॉरिटी करंट कैरियर, माइनॉरिटी करंट कैरियर। तो माइनॉरिटी करंट कैरियर जो फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं लीकेज करंट, और ये माइनॉरिटी करंट कैरियर पर डिपेंड करेगी। इसको क्या बोलेंगे हम? लीकेज करंट बोलेंगे जो यहाँ पर फ्लो होगी, लीकेज करंट। कहाँ पर? डिप्लीशन रीजन में। तो लीकेज करंट इज डिपेंड ऑन द माइनॉरिटी करंट कैरियर। द माइनॉरिटी करंट कैरियर आर इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप मटेरियल। पी टाइप में तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप में हॉल होते हैं। ये माइनॉरिटी कैरियर करंट होते हैं। किसमें? माइनॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन पी टाइप में, और हॉल होते हैं एन टाइप में। और उसमें हम देखते हैं करंट कैरियर रिएक्ट व्हेन ए डायोड इज रिवर्स बायस्ड। तो माइनॉरिटी कैरियर ऑफ ईच मटेरियल आर पुश्ड थ्रू द डिप्लीशन रीजन टू द जंक्शन। This action causes a very small leakage current to occur, and generally leakage current is so small that it can be considered be negligible. लीकेज करंट इतनी कम होती है कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इन केस ऑफ लीकेज करंट टेम्परेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। द माइनॉरिटी जो करंट कैरियर हैं मोस्टली वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। देयर इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर present in the reverse bias mode. When the surrounding temperature rises, it causes significant increase in the minority carrier and casing, and as a result causes the surrounding increase in leakage current. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट भी वापस बढ़ती जाएगी। इन ऑल रिवर्स बायस डायोड अकरेंस ऑफ लीकेज करंट इज नॉर्मल टू सम एक्सटेंट। नॉर्मल से लीकेज करंट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड लीकेज करंट इज ओनली ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर एंड नैनो एम्पियर। यानी जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होती है लीकेज करंट, और जो सिलिकॉन टाइप के डायोड होते हैं जर्मेनियम टाइप में के डायोड में माइक्रो एम्पियर में लीकेज करंट होती है, और जो सिलिकॉन के होते हैं उनमें नैनो एम्पियर में लीकेज करंट होती है। जर्मेनियम इज मच मोर ससेप्टेबल टू टेम्परेचर देन सिलिकॉन। तो जर्मेनियम को सिलिकॉन कंपेरिजन में ज़्यादा ससेप्टेबल माना गया है। फॉर दिस रीजन मोस्टली सिलिकॉन इज यूज्ड इन दी मॉडर्न सेमीकंडक्टर डिवाइस। इस वजह से हम क्या करते हैं, मॉडर्न जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं उनमें हम सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि 132 केवी का जो सब स्टेशन होता है, ट्रांसमिशन लाइन होती है 132 केवी की, उसमें किस टाइप का इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। तो उसमें डिस्क टाइप का इंसुलेटर हम यूज़ करना होगा, डिस्क टाइप। और डिस्क टाइप में भी हम देखें पिन इंसुलेटर आर कॉमनली यूज्ड इन द पावर नेटवर्क। तो पिन इंसुलेटर हैं, पिन इंसुलेटर पावर नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं कॉमनली अप टू 33 केवी सिस्टम तक, वहाँ पर हम यूज करते हैं पिन इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर आर सुटेबल फॉर लोअर वोल्टेज एंड आल्सो फॉर हाई वोल्टेज। तो पोस्ट इंसुलेटर हैं वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ईच सस्पेंशन डिस्क इज डिजाइंड फॉर द नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग 11 के। ईच सस्पेंशन डिस्क है वो 11 केवी के लिए डिज़ाइन की जाती है। फॉर दी नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग 11 केवी, हायर देन वोल्टेज रेटिंग 15 केवी, 15 केवी तक ये झेल सकती है। सो बाय यूजिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्क एंड सस्पेंशन स्ट्रिंग कैन बी मेड टू सूटेबल फॉर एनी वोल्टेज लेवल, मीन्स इट इज़ सूटेबल फॉर 132 केवी लाइन। तो 132 केवी लाइन के लिए क्या सूटेबल है, वो हम सस्पेंशन स्प्रिंग में को उस तरीके से मैनेज करते हैं। सस्पेंशन स्प्रिंग कैन बी मेड सूटेबल फॉर एनी वोल्टेज लेवल। तो इन सस्पेंशन इंसुलेटर नंबर ऑफ इंसुलेटर इज कंसिडर्ड इन सीरीज टू फॉर्म ए स्ट्रिंग एंड द लाइन कंडक्टर इज कैरिड बाय द बॉटम मोस्ट इंसुलेटर। ईच इंसुलेटर ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिंग इज कॉल्ड ए डिस्क इंसुलेटर
because of its disc-like shape, and each suspension disc is designed for the normal voltage rating 11 kV. So by using the different number of discs, a suspension string can be made suitable for any voltage level. गॉस लो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैलिड है किसके लिए, एनी क्लोज सरफेस के लिए। जो गॉस लो है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है अगर हम निकालेंगे तो। और फाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई ई नॉट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस कॉल्ड गजियन सरफेस 1/eta टाइम्स द चार्ज इंक्लूड बाई द क्लोज्ड सरफेस। तो उसके अकॉर्डिंग क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट ई नॉट हो जाएगा। This law is applicable to all closed surface, and according to this law, the total flux linked with the closed surface called Gaussian surface 1/E0 times to the charge. So this law is applicable to all closed surface. Next है the armature current of 220 volt and shunt motor of armature resistance 0.5 ohm and back EMF दे रखा है 200 volt। तो अगर हमें दे रखा है शंट जनरेटेड ईएमएफ है किसमें, शंट जनरेटर में, इन डीसी शंट जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो होता है ई जी इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। इन डीसी शंट मोटर बैक ईएमएफ है वो भी इसमें दिया जाएगा, डीसी शंट मोटर में वो दिया जाता है ई वी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, वेयर आई ए इज द आर्मेचर करंट एंड आर ए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो कैलकुलेट करेंगे तो ई वी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए से करेंगे तो आई ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40। नेक्स्ट हम देखें पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो सबसे पहले आएगा ससेप्टिबिलिटी के ऑर्डर में फेरोमैग्नेटिक, कौन सा आएगा, फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद में आएगा पैरामैग्नेटिक, पहले फादर फिर पापा, तो पैरामैग्नेटिक और उसके बाद में आएगा डाईमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के मामले में। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। एंड जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड द ससेप्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो हम निकालते हैं x इक्वल टू आई डिवाइड बाई एम। आई क्या है यहाँ पर, आई डिवाइड बाई एच। आई है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई है हमारा, एंड टू सब्सटेंस दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप फ्रीएबल मैग्नेटिज्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Such substance is freely repelled by the magnet and tends to move from stronger to weaker part of the magnetic field. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है, जैसे कि विषुमित, कॉपर, लीड, जिंक, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के उदाहरण है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण है। इसके बाद में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप फ्रीएबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सच सब्सटेंस आर फ्रीली अट्रैक्ट, तो सच सब्सटेंस आर फ्रीली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है। फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज which develop strong magnetism in the direction of the magnetic field and they are strongly attracted by the magnet and tend to move from weaker to stronger part of the magnetic field। and magnetic susceptibility है वो वेरी लार्ज होती है फेरोमैग्नेटिक की, और पॉजिटिव भी होती है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलिनियम, एलो, एलनिको। तो
हम यहाँ कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो डिक्रीज होती जाती है।